सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल, एज अ शुद्ध देसी कॉमर्स टीम वी वांट टू थैंक यू ऑल। सर, थैंक यू किस बात का बच्चों? वी आर अ फैमिली ऑफ मोर देन 1K सब्सक्राइबर्स हमने पार कर लिया है, और देखते ही देखते हमसे हमारी जो फैमिली थी वो बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। सो वी वुड लाइक टू थैंक यू। ऐसा ही अपना सपोर्ट प्यार बनाए रखिए, और हम जितनी भी वीडियोस हैं, जितने भी लेक्चर्स हैं, प्रॉपरली एक एक टॉपिक की, जो उनसे बच्चे हमसे पहले से जुड़े हैं वो जानते हैं, एक एक टॉपिक की लाते रहेंगे। आपको अपनी जो नॉलेज है वो आपको देते रहेंगे, आसान भाषा में हर चीज समझाते रहेंगे। वैसे बात करूं, जब ये चैनल हमने स्टार्ट किया था, मेरा मेन मोटिव यही था कि इस चैनल पे जो आजकल क्रैमिंग चल रही है, आजकल जो स्टूडेंट्स क्रैमिंग कर रहे हैं कि हाँ फटाफट गो थ्रू होली, वो चीज़ मैं ख़त्म करना चाहता था। और यस, अब मैं, जैसे स्टूडेंट्स के एग्जाम्स होते हैं 60 60 70 70 मार्क्स के, तो वो मुझे मैसेज भेजते हैं तो अच्छा लगता है देख के कि वो ये कहते हैं कि सर अच्छे से पढ़ाई हुई है, सर ये कॉन्सेप्चुअल नॉलेज अब अच्छे से हमें मिल रही है, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहे हैं। स्पेशली अपने जो +2 क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो यही बोलते हैं, काश सर +1 में ऐसे पढ़ा देता कोई तो मज़ा आ जाता। बट कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, +1 की फ्री टाइम में देख लेना, +1 की भी प्लेलिस्ट डाली हुई है। अब सवाल ये आया कि सर आगे भी हमारे साथ रहिएगा। बिल्कुल, शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल आगे भी आपके साथ रहेगा। आप अपना प्यार बनाए रखिए। पीएचडी लेवल तक जहां जहां अकाउंट्स, कॉर्पोरेट अकाउंट्स, फाइनेंशियल अकाउंट्स, जहां जोन सी भी अकाउंट्स आएगी, पीएचडी लेवल तक, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सीए सीएस, वी आर ऑल्सो गोइंग। हम इसमें भी सोच रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं कि अब ये वाली जो क्लासेस है अब ये यूट्यूब पे आ जाएं, ठीक है ना। तो जितनी भी अकाउंट्स की, जहां तक अकाउंट्स हैं वहां तक शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल का नाम तो आएगा ही आएगा। ऐसे तो नहीं आपका साथ छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। और जैसे कि आप जानते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, मुझे आप सीधा सीधा कनेक्ट हो सकते हैं मेरे साथ। आप व्हाट्सएप पे, आपको लिंक में मिला ही हुआ है, और बहुत से बच्चे कनेक्टेड भी हैं, मैसेजेस पूछते भी हैं, और मैं रिप्लाई भी देता हूँ। सो ये था हमारा अच्छा सा सफर, जो अभी और आगे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, बिलीव करता हूं कि आप जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। एक मोटिवेशन मिल जाता है। सपोर्ट का मतलब ये नहीं होता कि किसी चीज का सपोर्ट, मतलब एक तरीके का ये होता है कि शेयर कर दीजिएगा, एक मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ बच्चे हमारे साथ हैं तो इनको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज दी जाए। तो बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करनी है। बोर्ड्स का टाइम आ चुका है। आप +2 वालों से अगर मैं बात करूं तो बोर्ड्स का टाइम आ चुका है। अच्छे से पढ़ाई करो। मैं तो यार आप लोगों के साथ हूं। यू कैन ऑल्सो रीच अस ऑन इंस्टा एंड व्हाट्सएप। तो ठीक है, वंस अगेन लास्टली मैं आपको यही बोलना चाहूंगा, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो चलो यार अब स्टार्ट करते हैं अपने बैक टू बिजनेस। ठीक है, तो कहां चल रहे थे हम चल रहे थे पार्ट नंबर 4, चैप्टर 11, अकाउंटिंग रेशो, टर्न ओवर रेशोज आज स्टार्ट करनी है। सर लिक्विडिटी खत्म हो गई सर लिक्विडिटी ये बोल के दिखाती थी कि हाथ में पैसा कितना है सर सॉल्वेंसी ये बताता था कि मेरे कैपेबिलिटी कितनी है सर आज हम पढ़ेंगे तीसरे नंबर की रेशो, जिसको हम बोलते हैं सर टर्नओवर रेशो। इस टर्नओवर रेशो में सिखाऊंगा, कोई फॉर्मूला रटवाऊंगा नहीं, जो पहले बोला था वो भी अभी बोल रहा हूं, ठीक है ना। और प्लीज, आप जहां मर्जी से पढ़ के आए हैं, स्ट्रेट अवे उन्होंने ये बोला होगा कि इसका फॉर्मूला ये होता है, लर्न कर लो, बस ऐसा मत करो। अब इसको समझ के चलो, अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। और कोई भी फ्रेंड आपका स्कूल में बोलता है ना अकाउंटिंग रेशो यार क्रैम करना पड़ रहा है, ये लेक्चर शेयर कर देना, उसको कोई क्रैम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो इस बार टर्नओवर रेशो में, इस बार क्या यार, हर बार होता है 4 टाइप की रेशोज आती है बच्चों। कौन कौन सी? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ठीक है। और तीसरे नंबर की आती है हमारे पास, दूसरे नंबर की आती है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ठीक है, दूसरे नंबर की हो गई। तीसरे नंबर की आती है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। ये टर्म्स पड़ी हुई हैं, यस सर, बिल्कुल पड़ी हुई हैं सर। ट्रेड मतलब होता है बिजनेस, रिसीवेबल मतलब होता है सर किसी से कुछ आना। सर डेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर डेटर का मतलब क्या होता है कि बिजनेस के जो हमने गुड्स बेचे हैं वो अभी आने वाले हैं, पैसा उसका, सर उसको ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं। वैसे ही सर ट्रेड पेबल देने को बोलते हैं। वेरी वेरी गुड, ऐसे समझ के चलेंगे, बहुत मजे से पढ़ेंगे जैसे आज तक पढ़ते आए हैं। तो इस चीज की टेंशन मत लेना कि सर ये क्या आ गया है सर, इतनी सारी रेशोस, कुछ भी नहीं है यार। सीरियसली बोलूं, आपको ऐसा मैं गाइड कर दूंगा ना, आप नाम देख के फॉर्मूला बता दोगे सर इसके अंदर ये होता है। रट्टा नहीं मरवाऊंगा, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज देके चलूंगा। तो ये 4 टाइप्स की रेशो होती हैं। आज सिर्फ और सिर्फ मैं चर्चा करूंगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो की। सर चारों करवा दो या लेंथी हो जाएगा, बच्चों को कंफ्यूज नहीं करना मैंने, ठीक है ना। तो अब बात आई कि सर टर्नओवर रेशो के अंदर ये 4 आइटम्स आ रही हैं। पहले डिस्कस करते हैं टर्नओवर रेशो। 2 सेकंड के लिए सुन लो, उसमें बस बताऊंगा क्या होता है।
सर लिक्विडिटी रेशो में तो ये था कि हमारे हाथों में कोई करंट वाली चीजें कितनी हैं उसके रिलेटेड हमने रेशोस पढ़ी। सर सॉल्वेंसी में था सर मैं कितना कैपेबल हूं सर किसी चीज को पे करने के लिए, सर ये चीजें सारी इन्वॉल्व थी कि मेरे हाथों में कितनी चीजें हैं इक्विटी से रिलेटेड, वो सारी चीजें थी, छोड़ दो उन चीजों को। सर अब आती है टर्नओवर रेशो। सर ये टर्नओवर का मतलब पता है क्या होता है? मुझे जो लगता है ये टर्नओवर सर इज रिलेटेड टू सेल्स। बिल्कुल, टर्नओवर जो वर्ड है आप अगर गूगल भी करके देखेंगे ये सेल्स आपको इसका मीनिंग बताएगा। बिल्कुल सर एक चीज तो क्लियर है, क्या? फटाफट से बोलो सर। टर्नओवर रेशियो के अंदर पता है कौन कौन सी रेशियोज आएगी? कौन सी? मैं बताता हूं। इसके अंदर बेसिकली उन चीजों का कंपैरिजन होगा कि तुम्हारे अंदर, मेरी वर्डिंग्स पे ध्यान देना, फिर इसके बाद अपनी बुक से पढ़ना, तुम्हारे अंदर क्षमता कितनी है कि तुम अपने रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स बना के उससे पैसा लेके फिर से एक वर्किंग साइकिल बना के तुम्हारे अंदर क्षमता कितनी है। पहली बात तो ये आएगी। दूसरी चीज ये आएगी कि तुम्हारे पास जो स्टॉक पड़ा है वो कितनी देरी में, कितनी बारी में तुम सेल करते हो एक साल में, ये आके चलती है। तो इस चीज से सारी रिलेटेड होती है टर्नओवर रेशो। समझ में आया कि नहीं आया? पहली चीज कि तुम्हारे अंदर क्षमता कितनी है, किस चीज से रिलेटेड? पैसे से रिलेटेड नहीं, स्टॉक से रिलेटेड। दूसरी चीज मैंने क्या समझाई है कि तुम कितनी बारी में अपना जो ये स्टॉक पड़ा है इसको सेल करते हो। सर हाँ, ऊपर ऊपर से आपने बता दिया टर्नओवर रेशियो में क्या क्या इन्वॉल्व होने वाला है सर, इस चीज का तो मुझे हिंट मिल गया। बिल्कुल सही। सो आज जो चर्चा होगी वो होगी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पे। 2 मिनट में समझा दूंगा, अच्छे से समझ लोगे तो ठीक है, स्किप मत करना यार, सीरियसली बोलूं, फिर स्किप करोगे ना सीधा क्वेश्चन पे समझ नहीं आएगा तुम लोगों को। सो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या कहती है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ये कहती है, अब मेरी बात समझना, ये बोल के चलती है, ये इन्वेंट्री पड़ी है। इन्वेंट्री का मतलब क्या समझा चुका हूं मैं सर। इन्वेंट्री को मैं स्टॉक भी बुला सकता हूं। बिल्कुल सर, इन्वेंट्री के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं सर? एक तो ओपनिंग स्टॉक भी आता है, ठीक है ना, ओपनिंग वाला जो रॉ मटेरियल है वो आता है, ठीक है सर। दूसरी चीज सर वर्क इन प्रोग्रेस भी आता है, ठीक है सर। तीसरी चीज सर जो फिनिश गुड्स बेचारे ऐसे पड़े रह गए सर, क्लोजिंग स्टॉक वगैरह, सर वो भी आगे चलता है। बिल्कुल आता है। तो इन्वेंट्री के अंदर क्या क्या आता है? इन्वेंट्री को मैं स्टॉक भी बोल सकता हूं। इसके अंदर सर पहली चीज आता है कि जो रॉ मटेरियल आते हैं इसके अंदर, ठीक है, और सर इसके अंदर वर्क इन प्रोग्रेस आता है, और इसके अंदर सर फिनिश गुड्स आते हैं। अगर फिनिश गुड्स साल के एंड में ऐसे ही बेचारे पड़े रह गए तो सर उसको मैं क्लोजिंग फिनिश गुड बोलूंगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री बोल सकते हो, क्लोजिंग स्टॉक भी बोल सकते हो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इस पे हम आगे पढ़ के चलेंगे फर्दर क्लासेस में जब आप बड़े हो जाएंगे। वैसे तो बड़े हो गए हैं, बट अभी के लिए आप सिर्फ ये समझ के चलिए, ठीक है ना। तो मैं ये जानना चाहता हूं, इस इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मुझे ये बताती है, ये जो आपके पास माल पड़ा हुआ है इसको आप कितने टाइम में बेचते हैं। बेसिकली मैं कैपेबिलिटी अपनी शो करना चाह रहा हूं, इस रेशियो के अकॉर्डिंग मैं अपनी कैपेबिलिटी जज करना चाह रहा हूं कि ये जो माल पड़ा है ना, माल, इसको आप, ये जो आपके पास मटेरियल पड़ा है, ये जो आप बेच रहे हैं, ये कितनी बार बेचते हैं एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में। समझे कि नहीं समझे? हाँ जी सर, इतना समझ में आ गया है। तो अब बात मुझे ये बता के चलिए कि जो आप माल बेचते हैं, ठीक है, एक फिक्स पीरियड में जो आप माल बेचते हैं उसकी कॉस्ट आपको कितने की पड़ी सर? उसको हम एक +1 में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसको हम बोलते हैं COGS, या फिर इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। टेंशन नहीं लेनी, इस कॉस्ट ऑफ गुड्स के अकॉर्डिंग अगर ये है ना, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इसको दूसरा नाम ये दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताओ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऐसे गुड्स जिसको मैं सेल कर रहा हूं उसका मुझे कितना खर्चा बढ़ रहा है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ऐसे गुड्स जिसको, जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जिससे रेवेन्यू आ रहा है ऑपरेशंस में, उसकी कॉस्ट मुझे क्या पड़ी है उसको भी तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दोनों सेम हुए। बुला सकता हूं? हाँ सर बुला सकता हूं। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ये बोलती है कि यार इतने के जो इतने के तुम गुड्स सेल कर रहे हो एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में, इसका खर्चा, ठीक है, इतने गुड्स तुमने एक तरीके के सेल करे जिसका खर्चा तुम्हें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में लिखा आ रहा है, यार इसको तुम कितने बार सेल करते हो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ये आपको बता के चलती है। तो इसका फॉर्मूला पहले ये आता है कि भैया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इतने के गुड्स जिसका खर्चा मुझे इतना पड़ रहा है जो मैं सेल कर रहा हूं, अपॉन में। अब बात क्या आई बच्चों? बात ये आई कि एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मान लीजिए मेरा जो ओपनिंग स्टॉक, या फिर मैं एक और वर्ड से बोल सकता हूं ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है ना, ओपनिंग इन्वेंट्री था 2 और क्लोजिंग इन्वेंट्री था मेरा 2,
ठीक है। अब बात ये है कि यार ओपनिंग इन्वेंट्री लूं कि क्लोजिंग इन्वेंट्री लूं, तो यार इसमें अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स ये बोलते हैं ना तुम ओपनिंग लो ना तुम क्लोजिंग लो, इसका तुम ले लो एवरेज। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, 2+2 इज इक्वल टू 2, तो 4/2 इज इक्वल टू 2 हमारा एवरेज इन्वेंट्री निकल आई। इसको आप एवरेज स्टॉक भी बोल सकते हो, कोई आपको कुछ नहीं कह सकता। तो बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या कहता है, कहता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। ये आपको क्या बता के चलेगा बच्चों, ये आपको ये बता के चलेगा कि कितनी बारी आप अपना जो मटेरियल, आपकी जो इन्वेंट्री है, कितनी बारी आप सेल करके चलते हो, कितनी बारी, बारी मतलब टाइम्स। तो इसका आंसर जो आएगा टाइम्स में आएगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल, ठीक है। एक एप्पल कंपनी है, ठीक है। एप्पल कंपनी अपना माल जो बेचती है वो बेचती है, उनका कॉस्ट उसको पड़ता है 300 करोड़ का। मैं करोड़ हटा दूंगा, सिर्फ 300 लेके चलेंगे, ठीक है ना। सो ये एप्पल कंपनी है, ये एक फिक्स टाइम में, एक बेसिकली मैं आपके सामने एक कॉन्सेप्ट ये इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, फिक्स टाइम में। हम ये नहीं कि हाँ वो हो गया भाई 15-20 साल की एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालेंगे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालेंगे, ऐसे नहीं होगा। एक फिक्स टाइम के लिए, तो फिक्स टाइम के लिए इसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है 300 करोड़, ठीक है। फिर एप्पल वाले ये देखते हैं कि भैया ये जो इन्वेंट्री है इसको मैं कितनी बारी में सेल करता हूं। ये कौन सी हमें बता के चलती है रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ठीक है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो में जितने का माल मैं सेल कर रहा हूं उतने का मुझे खर्चा कितने पड़ रहा है, जिसको मैं बोलता हूं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 300 करोड़ का फिक्स टाइम के लिए। फिर वो देखती है ओपनिंग इन्वेंट्री मेरी कितनी थी, वो कहता है मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री 3 और मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री 3, जो मर्जी ले लो, जस्ट फॉर एन एग्जांपल ले रहा हूं। तो वो कहता है यार मेरी फिर एवरेज इन्वेंट्री निकालो, क्योंकि इसमें एक केस ऐसे आ जाता है बच्चों की अब ओपनिंग लें कि क्लोजिंग लें, इसमें बहुत तगड़ा कलेश हो जाता है। वो कहता है यार एवरेज ले लो आप। तो इसमें 3 + 3 / 6 ये हमारे पास होता है 3। तो अब अगर मैं इसका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो निकालूंगा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम कितना था, 300 करोड़, और ये करोड़ में ही लिख लो, ठीक है ना, करोड़ से करोड़ कट जाएगा। और एवरेज इन्वेंट्री फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम कितना था सर, 3 करोड़। तो ये हमारे पास आ गया है 100 टाइम्स। समझने की कोशिश करो, अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल के चल रहा है कि 300 करोड़ की मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था। ये वाला जो मैं माल है, एक फिक्स्ड इन्वेंट्री, एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए मैं एक फिक्स टाइम में 100 बारी बेचता हूं। एप्पल कंपनी का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 100 टाइम है। दैट मींस एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एंट्री वो 100 बारी सेल करते हैं। तो मुझे बच्चों फटाफट से एक चीज आपसे पूछ के चलूंगा, जो इसमें मेन चीज आपसे कोई नहीं पूछेगा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो ज्यादा होगी तो तब फायदेमंद है कि कम होगी तब फायदेमंद है? सर ज्यादा होगी तब फायदेमंद है। जितनी बार सर माल बेचोगे उतनी बार ही तो ज्यादा पैसा आएगा। अगर मैं इसको बोलूं कि एप्पल कंपनी है 100 टाइम्स और सैमसंग कंपनी की इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो आई है 90 टाइम्स, दैट मींस जो सैमसंग है वो अपना माल एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एंट्री 90 बार ही बेच पाती है बस, और जो एप्पल कंपनी है वो 100 टाइम बेच पाती है अपना माल। दैट मीन सर एप्पल कंपनी की इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो ज्यादा है। जिसकी रेशो ज्यादा होती है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो की, दैट मीन्स उतनी अच्छी पोजीशन में वो है, उतने कैपेबल वो है। सो बच्चों ये चीज समझ में आई है कि नहीं आई? अगर नहीं समझ में आई है और डीपली समझना चाहते हो तो एक कमेंट सेक्शन में डाल देना, इस पे एक और अच्छे से डीपली मैं आपको समझा दूंगा। वैसे इनफ है जितना मैंने आपको बताया। अब जैसे ही दिमाग में आएगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, तो कंफ्यूज नहीं होना। जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो है इसका मतलब ये समझो कि जितने का माल मैं बेच रहा हूं या फिर बेच रही हूं उसका खर्चा मुझे कितने का पड़ रहा है, मुझे निकालना है। ये वाला जो मैं बेच रही हूं, ये वाला जो मैं माल बेच रही हूं जिसका खर्चा मुझे 300 करोड़ पड़ रहा है, ये कितनी बारी मैं बेचती हूं, ये कैसे निकालेंगे? मेरे को एवरेज लेना है इन्वेंट्री का। अगर मैं 300 को डिवाइड कर दूंगा 3 से तो मेरे पास 100 टाइम्स, दैट मीन 100 बार ये माल बेच के चलता हूं, ठीक है ना। तो फटाफट से मुझे बताएंगे कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला मैं आपको अच्छे से लिखवा देता हूं। आप इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये भी बोल सकते हैं, और इसको आप बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस।
समझ में आ गया? इसमें कंफ्यूज नहीं होना, अरे सर ये क्या चीज है, कॉस्ट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो रेवेन्यू ऑपरेशन से आ रहा है उसकी कॉस्ट आपको कितने की पड़ी, जो गुड्स आप सेल कर रहे हो उसकी कॉस्ट आपको कितने की पड़ी। अभी टेंशन मत लो, ये भी निकालना सिखाना है मैंने, अभी तो सिर्फ आपको मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ फॉर्मूला क्या होता है और ये फॉर्मूला बना कैसे। अपॉन में हमेशा इसका होता है एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है जी बिल्कुल। अब चर्चा पहले किस पे होगी, ये तो हो गया फॉर्मूला, एक बार ये भी लिख लो कि इन्वेंट्री आईटीआर, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, हमें क्या बताती है कि जो इन्वेंट्री है वो फिक्स्ड टाइम में कितनी बार में सेल कर देते हो, कि एक फिक्स्ड इन्वेंट्री है वो कितनी बार में आप सेल कर देते हो, फिक्स टाइम में जो इन्वेंट्री है वो कितनी बार आप सेल कर देते हो, तो ये बता के चलती है, कर देते हो, ये बता के चलती है आपकी आईटीआर। सर आपने हमें फॉर्मूला समझा दिया, हमें फॉर्मूला समझ में आ गया, इसके बाद तो कभी नहीं भूलेंगे हम फॉर्मूला। बट सर मेन चीज ये है, ये दो आइटम्स कुछ भी नहीं है, पहले पकड़ लो एवरेज इन्वेंट्री। सो व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज इन्वेंट्री? सर इन्वेंट्री का एवरेज बोलते हैं एवरेज इन्वेंट्री। अरे बहुत बढ़िया चीज, बार बार बोल रहा हूं इन्वेंट्री स्टॉक, परेशान नहीं होना, इन्वेंट्री को हम स्टॉक भी बुलाते हैं, अभी +2 के लेवल के हिसाब से इतना ही समझो। सो एवरेज कैसे निकालते हैं सर? ओपनिंग वाला क्लोजिंग वाला डिवाइड बाय 2, सर मैथ्स में भी पढ़े थे सर, ये तो बिल्कुल नॉर्मली ये होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री ठीक है प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन में 2, आपके पास निकल आएगी एवरेज इन्वेंट्री। हाँ अब आ गया भाई असली खेल, किसका सर? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। सर +1 में पढ़ा था, बट सर आपसे यही दरख्वास्त है, आपसे यही रिक्वेस्ट है, सर समझाइए, नहीं समझ में आया था सर +1 में। लो सबसे इजी मेथड से समझाऊंगा, अपने आप ही फॉर्मूला बनाओगे तुम लोग, ठीक है। मान लो अब थोड़ा चलते हैं पीछे और मैं लाला जी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा, दैट मींस जो मैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा, अब ट्रेडिंग बोल दिया आप समझ जाओ, लाला जी की बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, उससे आपको ज्यादा जल्दी में समझ में आएगा। मान लीजिए ये है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, क्या किया करते थे ट्रेडिंग अकाउंट में? सर फैक्ट्री से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती थी वो हमारी ट्रेडिंग में आती थी, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट ये बोल के चलता है, अब मेरी बात समझना प्लीज, ट्रेडिंग अकाउंट ये बोलता है यार पिछले साल का जो क्लोजिंग वाला था ना स्टॉक, उसको लेके आओ, ओपनिंग एंट्री हमने करी होगी ओपनिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, वो आ गया होगा ट्रायल बैलेंस में, अब ट्रायल बैलेंस से हमने करना है शिफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो उस अकाउंट को खत्म भी करना है, तो ओपनिंग स्टॉक डेबिट किया होगा जब ओपनिंग एंट्री की होगी, तो अब उसको खत्म करना है और यहाँ पे शिफ्ट करना है, तो हम क्या एंट्री करेंगे सर? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक। मान लीजिए हमारा ओपनिंग स्टॉक था 2 रुपए का, मानते हो कि नहीं मानते? हाँ जी सर मानते हैं। मान लीजिए हमने 3 रुपए का और मटेरियल परचेज करा, तो मैं एंट्री कर देता हूं टू परचेज अकाउंट 3 रुपए। मानते हो कि नहीं मानते? सर ये भी मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, ठीक है। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना, मान लो कि ये जो ओपनिंग स्टॉक वाला 2 रुपए वाला कॉटन है ना, मान लो रॉ मटेरियल मैंने कॉटन लिया था, तो ये ओपनिंग स्टॉक वाला 2 रुपए वाला जो रॉ मटेरियल ना, इसको हमने मशीनरी में डाला और टी शर्ट निकाल दी, इसको अभी हमने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। इसमें एक चीज और इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, टू वेजेस अकाउंट, या फिर इसको मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी बोल सकता हूं, ठीक है। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मीनिंग मत पूछना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब +1 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पढ़ा चुका हूं, अगर नहीं पढ़ा हुआ +1 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो एक लिंक बना आ रहा है, ये चीज मैंने समझा चुका हूं, देख लो +1 की जो लेक्चर है, ज्यादा परेशान मत हो, और ये मत समझना कि सर हमें +1 का लेक्चर देखने के लिए कह रहे हैं, जेन्युइनली बोल रहा हूं, बहुत अच्छे समझाया मैंने ये चीज। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो वेजेस अकाउंट हो या फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मान लीजिए 4 रुपए का इस पे वेजेस अकाउंट है, ठीक है। अब देखना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ये 2 रुपए का जो ओपनिंग स्टॉक है ये हमने मशीनरी में डाल दिया और उस पे 4 रुपए का लेबर भी तो काम करेगा ना, वो लेबर का लग गया, ठीक है। अब बात ये नहीं कर रहा हूं मैं, बात ये नहीं कर रहा हूं कि इस 2 रुपए को कितने का सेल किया आपने, बात वो नहीं है। अभी सिंपल ये समझो कि यहां मैं सेल्स करूंगा और ये वाला जो 2 रुपए है ना, इसको मैं सेल कर दूंगा, बचा कौन सा सर? बचा सर 3 रुपए वाला बचा। सर ये साल के एंड में ऐसे ही पड़ा रहा? हाँ यार ऐसे ही पड़ा रहा, जो साल के एंड में स्टॉक ऐसे ही पड़ा रहता है उसको क्या बोलते हैं सर? उसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। तो बच्चों इसको मैं क्या शिफ्ट नहीं कर दूंगा बाय क्लोजिंग स्टॉक 3 रुपए, ठीक है। 4 रुपए किस पे लगा है सर? 4 रुपए जो 2 रुपए पे 2 रुपए का कॉटन डाला है ना मशीनरी पे, इस पे लेबर ने काम किया और टी शर्ट्स बनाई है, ठीक है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, ध्यान से सुनना, जो गुड्स आप सेल कर रहे हो, आपकी नजरें सीधा जाएंगी इस पे, जो गुड्स आप सेल कर रहे हो उसका खर्चा आपको कितना पड़ा? अगर मैं इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहूं तो मैं क्या बोल सकता हूं? जो गुड्स आप सेल कर रहे हो उसका खर्चा आपको कितने का पड़ा, मतलब कि मैं बात कर रहा हूं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, यस और नो? यस सर। या फिर मैं बोल सकता हूं कॉस्ट ऑफ
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यस और नो? यस सर, बिल्कुल। इसका फटाफट से बताइए क्या फॉर्मूला बना? सर मैं बताता हूं, ऐसा चीज जो मैं सेल कर रहा हूं उसका मुझे कितने का खर्चा पड़ा? सर पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक, ठीक है सर। उसके बाद सर परचेजेस लिखिए। अरे परचेजेस क्यों लिख रहे हो सर? लिखिए तो मैं बताता हूं ना क्या फॉर्मूला बनेगा, बताइए। चलो सर, उसके बाद लिखिए परचेजेस, ओके। और सर उसके बाद लिखिए वेजेस या फिर उसकी जगह डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लो वेजेस, और नीचे मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। क्या सर? ये जो आपने परचेजेस प्लस करा ना सर, इसका यूजेस नहीं हुआ सर, इसको यहां से हटाना है क्योंकि मेरे को ऐसे गुड्स की कॉस्ट बतानी है जो मैंने सेल करी है। सर सेल 2 रुपए वाला करा सर, 3 रुपए वाला नहीं किया सर सेल। तो ठीक है सर, माइनस कर दीजिएगा क्लोजिंग स्टॉक। सो बच्चों, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला तुमने खुद ही अपनी जुबान से बता दिया। क्या बना? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला बना 2 रुपए, धीरज से 3 रुपए भी कोई बात नहीं, प्लस 4 रुपए डायरेक्ट एक्सपेंसेस, माइनस ये जो 3 रुपए सर यूज नहीं हुए ना, ये माइनस कर देंगे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो बच्चों, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? दोबारा लिख देता हूं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यू विल गेट एन आंसर ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये तो होता है पहला फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। लॉजिकली समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, लॉजिकली समझ में आया, ठीक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को एक और चीज बुलाते हैं, क्या? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, भूलना मत, ठीक है। अब थोड़ा आ जाओ मैथ्स की 9th क्लास में। हम क्या पढ़ते थे सर मैथ्स में? हम कॉस्ट से रिलेटेड एक मैं आपको बात बोलना चाहूंगा। क्या सर? कॉस्ट प्राइस, ओके सर। इसमें ना प्रॉफिट ऐड कर देते थे, ओके। और सर हमारे पास बन जाता था सेलिंग प्राइस। वेरी वेरी गुड। इसी को ही दिमाग में, अब मैंने तो पढ़ा है नहीं, मैथ्स के 9th वाले सर या फिर मैम ने पढ़ाया होगा, इसी के बेसिस में मैं अपना कॉन्सेप्ट घुसाड़ देता हूं। क्या प्रॉब्लम वाली बात है? मैं 9th की क्लास के भी बच्चों को पढ़ा सकता हूं, क्या आप जानते हैं बात? चलिए कोई बात नहीं। सो कॉस्ट प्राइस अकॉर्डिंग टू अकाउंट्स वाला ट्रेडिंग अकाउंट क्या हुआ सर? कॉस्ट प्राइस को मैं बोल सकता हूं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बच्चों शॉर्ट फॉर्म में कंफ्यूज मत होना। सीओजीएस का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सीओआरएफओ का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सर इसमें प्रॉफिट अकाउंट्स की भाषा में बोलो, क्या बोलोगे? ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड सर ग्रॉस प्रॉफिट, बिल्कुल ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो हो गया मैथ्स वाली लैंग्वेज में। अकाउंट्स की भाषा में क्या बोलोगे सर? अकाउंट्स की भाषा में हम बोलेंगे सेल्स। सर इसको दूसरे नाम से भी बुला सकते हैं सेल्स को, कौन सा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। वेरी वेरी गुड। सो बच्चों ये नोट डाउन कर लो, बार बार नहीं बताऊंगा। सेल्स को एक और नाम से बुला सकते हो, क्या सर? सेल्स तो होता ही है, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को किसी और नाम से बुला सकते हो, क्या सर? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो होता ही है, और सर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो मुझे फटाफट से बताओ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का पहला फॉर्मूला क्या था सर? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और दूसरा फॉर्मूला क्या बन गया सर? दूसरा फॉर्मूला बन गया सीओजीएस। सर सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दूंगा तो सर मेरे पास ये आ गया। या फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। बार बार बोल रहा हूं, ये दो नामों में कंफ्यूज नहीं होना, सेम होते हैं। इन दो नामों में कंफ्यूज नहीं होना, सेम होते हैं प्लीज, ठीक है। तो अब मुझे बताइए समझ में आया? देखो बच्चों, अब इतने अच्छे से समझा दिया, अंदर पूरा डीपली +1 का मैंने जैसे +1 के बच्चों को पढ़ाता हूं वैसे पढ़ा दिया आपको। तो प्लीज अब गलती मत करना। तो बात कहां आ गई सर? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। फटाफट से बताओ ये फॉर्मूला कैसे बना? पता लग गया? ये फॉर्मूला क्या बोल रहा है? पता लग गया? ये फॉर्मूले में अगर जितनी ज्यादा रेशो होगी उतना अच्छा होगा, ठीक है, उतना अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा? पता लग गया? ये सारी चीजों पे टिक कर दो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड समझा दिया, उसके दो फॉर्मूले समझा दिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को किस नाम से बुलाया जाता है ये समझा दिया। एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज क्यों करा, इन्वेंट्री किसको और क्या बुलाते हैं ये भी समझा दिया। अब बारी है आपकी। जब मैं मेहनत कर रहा हूं तो तुम भी मेहनत करोगे। अब एक क्वेश्चन करके चलते हैं जिसमें आपने अगर पॉज करनी है वीडियो तो पॉज कर लीजिए, अगर मेरे साथ साथ ट्राई करना है, होमवर्क तो दूंगा ही, तो वो होमवर्क भी आप करके चल सकते हैं, ठीक है। एक चीज और रहेगी, क्या? इन्वेंट्री टर्नओवर क्या बोल के चलता है? इन्वेंट्री टर्नओवर ये बोल के चलता है कि आपके पास जो इन्वेंट्री है इसको फिक्स टाइम में आप कितनी बार सेल करते हैं, कितना टाइम सेल करते हैं। मान लीजिए इसका आंसर आएगा 16, तो मैं बोलूंगा जो मेरे पास इन्वेंट्री पड़ी है ना इसको मैं 16 बार एक फिक्स टाइम में सेल करता हूं। बट मेरा मन कभी कभी पता है क्या होता है? मेरा मन कभी कभी एक चीज निकालने का होता है, क्या?
मेरा मन ये कहता है कि कितने दिनों में ये जो मेरी इन्वेंट्री पड़ी है इसको मैं कितने दिनों में सेल कर देता हूं। जब बात दिन की आ जाती है तो एक साल में कितने दिन होते हैं सर? एक साल में होते हैं 365 दिन, ठीक है, 365 डेज। और कितनी बारी में सेल करते हो? मान लीजिए आंसर मेरा आया 16 बारी में सेल करता हूं, तो सर कितने दिनों में सेल करते हो? 365 डिवाइडेड बाय 16। आपके पास जो आंसर आएगा वो ये बोलेगा कि ये जो पर्टिकुलर इन्वेंट्री है इसको आप 365 डिवाइडेड बाय 16, जो भी इसका आंसर आएगा उसमें सेल करके चलते हैं। तो बच्चों कितने दिनों में आप एक इन्वेंट्री फिक्स टाइम में सेल करके चलते हैं उसको हम बोल के चलते हैं एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। ओके, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय जो आपने पीछे निकाला हुआ है ना, क्या चीज? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। तो फटाफट से मुझे बताएंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो मतलब कि एक जो इन्वेंट्री है पर्टिकुलर टाइम में मैं कितनी बार सेल करता हूं, और एवरेज ये जो इन्वेंट्री है मैं कितने डेज में सेल कर देता हूं। तो ये इसका फॉर्मूला होता है 365 डिवाइड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, जो आपने पीछे निकाला। तो सारी चीजें मैंने आपको बेसिक क्लियर कर दी है, ये अभी और क्लियर कर दूंगा, क्वेश्चन आएगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना। तो अब एक क्वेश्चन बना आ रहा है आप सबकी स्क्रीन के सामने, मैं आपको देता हूं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देता हूं। ये सीबीएसई 2017 में पूछा गया था क्वेश्चन, वो ट्राई करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है सर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अ कंपनी कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है, परेशान हो गए क्या? नहीं सर, ओपनिंग स्टॉक भी बुलाते हैं, ठीक है। सो ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है 20,000, क्लोजिंग दे रखी है, परचेज दे रखा है, वेजेस, कैरेज आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है सर? परचेज किया था और परचेज रिटर्न कर दिया, आउटवर्ड सर उसको हम रिटर्न आउटवर्ड बोल के चलते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। दूसरा नाम क्या होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का? सर सेल्स, बिल्कुल। उसके बाद आता है कैरेज इनवर्ड, आता है 4,000 रुपए का, और हमारे पास रेंट आता है 5,000 रुपए का, बिल्कुल सही। दिमाग अपना रखना है ट्रेडिंग अकाउंट में। जो बच्चा +1 में ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ के नहीं आया तो मैंने एक लिंक डाला हुआ है, इस पे प्लीज ट्रेडिंग अकाउंट समझ लो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपको समझ में आना चाहिए। जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है ना वो ट्रेडिंग अकाउंट से ही निकलता है, प्रॉफिट एंड लॉस से नहीं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकलता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कहता है भैया आप निकालो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। सो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो क्या फॉर्मूला होता है बच्चों इसका? इतनी बार समझा दिया यार, अब बार बार थोड़ा समझ। सर COGS भी बोल सकते हो, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी बोल सकते हो। मैंने अधूरा लिखा है, आप पूरा लिख लेना। और सर एवरेज इन्वेंट्री तो होता ही है। ये फॉर्मूला क्या बताता है सर? ये फॉर्मूला बताता है कि एक जो इन्वेंट्री है उसको पर्टिकुलर टाइम में कितनी बार हम सेल करते हैं, ठीक है। सो सर पहले इजी वाला कर लेते हैं, सर सामने नजर आ ही रहा है। सो एवरेज इन्वेंट्री का क्या फॉर्मूला होता है सर? ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री हमें दी हुई है सर 20,000, और क्लोजिंग इन्वेंट्री सर हमें दी हुई है 22,000 डिवाइडेड बाय 2। सर इसका आता है 42,000 डिवाइड बाय 2, सर ये आएगा 21,000। अब बात आ गई सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पे, ठीक है। सर एक चीज जस्ट आपने हमें समझाई है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला। पीछे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझाऊंगा। सो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला क्या था? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस। बच्चों ये जो परचेजेस होता है, मैं एक चीज बतानी भूल गया, ये होता है नेट परचेजेस। कभी भी परचेज में परचेज रिटर्न एडेड नहीं होता, नेट परचेज लेते हैं, प्लस उन्हें पढ़ा चुका हूं। उसके बाद आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैंने आपको बोला था वेजेस वगैरह होंगे तो परेशान मत होना, उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। माइनस होता है क्लोजिंग स्टॉक। सो ओपनिंग स्टॉक, नजर घुमाओ कहां है सर? ओपनिंग इन्वेंट्री को ओपनिंग स्टॉक भी बोलते हैं। क्या आप ये बात जानते हैं? बिल्कुल जानता हूं। तो ओपनिंग इन्वेंट्री हो गई 20,000। उसके बाद सर हमने लेना है नेट परचेज। सर परचेज दे रखा है और परचेज रिटर्न भी है, तो 80,000 में से माइनस कर देंगे 1,000, तो सर मेरे पास आ जाएगा नेट परचेज 79,000। सो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज, कौन से वाला? नेट वाला। उसके बाद सर मेरे पास आता है वेजेस। सर इसको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोले या वेजेस बोले, हार्डली मैटर्स, बिल्कुल। सर वेजेस प्लस कर दीजिए, कितने के हमारे पास वेजेस? सर ये है 9,000 के। उसके बाद सर हमारे पास आता है कैरेज आउटवर्ड। सही बताओ, अगर +1 में से नहीं पढ़े, जिस मर्जी से पढ़े हो, सही बताओ कैरेज आउटवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में आता था? डायरेक्ट एक्सपेंसेस है कैरेज आउटवर्ड? नहीं सर, वो प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम है, वो यहां नहीं आएगा, इसको अवॉइड कर दीजिए, बिल्कुल। रिटर्न आउटवर्ड हम कर ही चुके हैं।
उसके बाद हमारे पास आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, देखते हैं सर इसको भी, रुक जाइए। उसके बाद हमारे पास आता है कैरेज इनवर्ड। हाँ सर वो माल मंगवाया था फैक्ट्री के लिए, रॉ मटेरियल मंगवाया था, तो सर कैरेज इनवर्ड का मतलब होता है फैक्ट्री से सर ट्रेडिंग अकाउंट में आता है कैरेज इनवर्ड, तो प्लस कर दीजिए, एज अ डायरेक्ट एक्सपेंस है तो टेंशन वाली बात नहीं है। सो कैरेज इनवर्ड कितना दे रखा है, 4,000 रुपए का, ठीक है। और इसमें बस हो गया। इस एक आता है सर रेंट, सर रेंट नहीं सर, फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं होता सर, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा, ये जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो रेंट को हम कर देंगे अवॉइड। सर हो गया, बस फॉर्मूला खत्म। क्या फॉर्मूला खत्म है? नहीं सर, कुछ आइटम थोड़ी क्लोजिंग स्टॉक की बची होगी सर, हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ऐसा गुड जो हमने सेल करा है उसका खर्चा क्या पड़ रहा है सर, इसमें ना क्लोजिंग स्टॉक की आइटम है, वो है एडिड है, तो उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो क्लोजिंग इन्वेंट्री बुलाओ, क्लोजिंग स्टॉक बुलाओ, कोई कुछ नहीं कह सकता तुम लोगों को, मैं बैठा हूं, ठीक है। सो फॉर्मूला हो गया ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस नेट वाली प्लस वेजेस प्लस कैरेज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो बच्चों इसका आंसर मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करा हुआ है, आप भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ये आ गया हमारे पास 90,000। सो हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री आ गया, यस सर। हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, यस सर। तो हमारे पास इन्वेंट्री, जिसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय, हमारे पास आता है एवरेज इन्वेंट्री 21,000, इसका आंसर आ गया 4.29 टाइम्स। सो मुझे फटाफट से बताओ ये क्या बोलता है सर, ये बोल के चलता है कि जो हमारे पास इन्वेंट्री पड़ी है उसको हम 4.29 टाइम्स बेचते हैं एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। वेरी वेरी गुड। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? देख लो इतनी आसानी से यार समझा दिया, मेरी लाज रखना प्लीज, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन करवा देता हूं, चलिए। एक क्वेश्चन बना आ रहा है जिसमें आपका दूसरे वाला पार्ट भी कवर हो जाएगा, ठीक है। सो ये क्वेश्चन क्या था, ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है 29,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है 31,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको सेल्स, देखो उसने खुद ही बोल दिया, कह रहा बच्चा कभी कभार ना कंफ्यूज होता है, सेल लिख देता हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 25% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बच्चों पॉइंट टू बी नोटेड, हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट आपको कॉस्ट पे नहीं दिया होगा, वो बता देगा कि किस पे कैलकुलेट करना है, वो कहता है 25% ऑन सेल्स है ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। कैलकुलेट करो, कह रहा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है। इसमें सेकंड पार्ट भी आ गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स के मैंने आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के दो फॉर्मूले बताए थे, एक तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस वाला, एक मैंने बताया था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट कर देते हैं। अब इसमें यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। वो आपको जज करना है कि क्या क्या चीजें दी हुई है, कौन से फॉर्मूले लगाऊं, मैंने आपको दोनों फॉर्मूले समझा दिए। तो सर पहले आसान वाला काम कर लेते हैं, कर लो यार तुम लोग ना, क्या ही बोलूं। सो एवरेज इन्वेंट्री क्या होती है सर, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक, या फिर ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। सो ये होता है 29,000 ये दे रखी है और 31,000 ये दे रखी है, डिवाइड बाय 2, ये होता है हमारा 30,000 रुपये, ठीक है। अब बात आती है, कहता है सर मुझे चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स, या फिर इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दूं। सो सेल्स कितनी दे रखी है सर, मुझे दे रखी है 3,20,000, और सर ग्रॉस प्रॉफिट पता है क्या बोला है, क्या कहता है सर 25% है किसका, 3,20,000 का। वेरी वेरी गुड। सो 3,20,000 माइनस का 25% करोगे 3,20,000 का, तो आपके पास आ जाएगा 80,000, ये आपके पास होता है 2,40,000। मैंने आपको बताया हुआ या तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का वो होगा, उससे बाहर कुछ नहीं होगा, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लीज 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 रट्टा मत माना, जैसे समझाया वैसे समझना। तो हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला आईटीआर का, सर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। सो 2,40,000, ठीक है, अपॉन में मेरे पास आ गया 30,000, इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 8 टाइम्स। क्या बोल रहा है कि मेरे पास जो इन्वेंट्री है एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उसको मैं 8 बारी में बेच दूं। अच्छी है, नो डाउट अच्छा है, बट बच्चों मैं सीरियसली बोलूं ये अच्छा नहीं है। अच्छा आपको तब लगेगा मान लो जब आप कंपेयर करोगे किसी कंपनी का जो सेम इंडस्ट्री में है, जैसे कि एप्पल हो गया, अगर मोबाइल फोन ऑन, सैमसंग हो गया मोबाइल फोन। ऐसे मत करना कि एप्पल को आप वर्लपूल की जो वॉशिंग मशीन है उससे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर रहे हो, ऐसे नहीं। आपको पता है लाइक टर्म्स के बीच में हमेशा कंपैरिजन होता है, तो इसका 8 टाइम्स आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ हाँ बहुत अच्छा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है। ये आप तब बोल सकते हो जब आप सेम फील्ड सेम कंपनी का सेम प्रोडक्ट से जब आप मैच करोगे। मान लीजिए अब सैमसंग का आया 6 टाइम्स, तो आप कहोगे यार एप्पल का अच्छा है। मान लो एप्पल का 8 टाइम्स है, सैमसंग का 6 टाइम। मान लो एप्पल का आया 8 टाइम्स और सैमसंग का आया 16 टाइम, मतलब 16 बार बेचते हैं एक पर्टिकुलर टाइम में। तो इसमें थोड़ा देख लेना प्लीज। तो अब मैं चाहता हूं कि मैं ये जानता हूं कि ये जो मेरे पास इन्वेंट्री है इसको मैं कितने डेज में सेल कर देता हूं, फिनिश कर देता हूं। तो वो कैसे निकलता है, वो निकलता है सर एवरेज
एज ऑफ इन्वेंट्री के थ्रू, या फिर इसको एक और नाम से बुलाते हैं, परेशान मत होना, फिर मत बोलना सर ने बताया नहीं, इसको हम बुलाते हैं इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 365 डेज में ईयर तो यार 365 होते हैं, अपॉन में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स, ठीक है। तो इसका मैंने कैलकुलेट किया हुआ, इसका आएगा 365 डिवाइड बाय 8, ये आ जाएगा हमारे पास 46 डेज। इसका मतलब क्या है कि जो इन्वेंट्री एक पर्टिकुलर जो फिक्स टाइम है, आप 846 डेज में अपनी इन्वेंट्री को फिनिश कर देते हो, जो कि अच्छा है, ठीक है ना। तो समझ में आया है कि नहीं आया, मैं आपको 2 क्वेश्चंस और दूंगा क्योंकि ये थोड़ा टॉपिक लंबा था, तो मैं ये चाहता हूं कि हर टाइप का क्वेश्चन आप ट्राई कर लें, बट जो बेस मैंने आपको क्लियर करना था एक एक चीज का करवाने को, यार मैं सीधा सीधा फॉर्मूला भी करवा सकता था, छोड़ो ना क्या समझाना, बट नहीं यार, जब आप शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल पे हो, चैनल तो बहुत है बट इसमें अलग क्या है, अलग ये है कि आपको हर चीज राइट फ्रॉम द जीरो लेवल बताई जाती है, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है ये +1 का कॉन्सेप्ट है, जो मैंने आपको पूरा समझाया ताकि आपका एक बेस क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, अगर आज के कॉन्सेप्ट में आपको कोई भी डाउट है तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, एंड एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपको दूंगा मैं रिवीजन के लिए, वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। अगर ये आज का लेक्चर आपको पसंद आया तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा बच्चे, आपके जो स्कूल फ्रेंड्स हैं, कजन्स हैं, सबको दे दो ये वीडियो, ताकि अच्छे से वो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज ले सकें और उनके अच्छे मार्क्स आ सकें। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।